Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि API क्या होता है, API का काम क्या होता है, API को कॉल कैसे करना है हमारी React एप्लीकेशन के अंदर, और API को कॉल करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी लाइब्रेरी है, एंड ऑल्सो API कॉल करने पर हमें जो डेटा मिलता है उसे कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एपीआई के बारे में सारा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके कमेंट करो कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ये एपीआई एक्चुअली में है क्या। तो एपीआई है, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो काम होता है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक ब्रिज बनाने का होता है, एक मीडिएटर का, जो कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट ले जाती है बैक एंड तक, और बैक एंड से जो भी रिस्पॉन्ड मिलता है वो वापस फ्रंट एंड तक पहुंचाना। दैट्स इट। समझ लो कि हमारे पास एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है, एंड उस रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में आपने सब कुछ कर दिया, बढ़िया सा यूआई बना दिया, अच्छा सा फॉन्ट्स का यूज किया, कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है और एप्लीकेशन स्मूथली वर्क भी कर रही है। लेकिन उसके अंदर जो डेटा दिखाना है, जो रियल टाइम डेटा, वो कहां से लाओगे? डेटाबेस से। सो डेटाबेस से डायरेक्टली नहीं लाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा? बैकएंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। सो यहां पर मान लो कि आपके पास एक बैकएंड है जो कि डेटाबेस में से आपको डेटा देगा। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे एपीआई से कि भाई एपीआई जाओ बैकएंड के पास, एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं मैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, और बैकएंड क्या करेगा? वो जो एपीआई रिक्वेस्ट लेके आएगी उसके सामने रिस्पॉन्ड भेजेगा फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड के अंदर हम उस रिस्पॉन्ड के बेस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद वो जो डेटा है उसे स्क्रीन पर शोकेस करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे जो एपीआई का काम है वो क्या है? फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक ब्रिज बनाता है ये, राइट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो और डायरेक्ट शेफ से जाके नहीं कहते कि भाई मुझे ये खाना है, ये बना के मुझे दो, राइट। आप क्या करते हो? आप किसी वेटर को कॉल करते हो, बुलाते हो, वेटर आएगा, आप वेटर से कहोगे कि भाई मुझे ये खाना है। वेटर क्या करेगा? किचन के अंदर जाएगा, शेफ के पास जाएगा, और फिर क्या कहेगा कि भाई ये बना दो। फिर वो जो कुक शेफ है वो चीज बना के देगा, फिर वो जो वेटर है वो चीज आपके पास लेके आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आप हो वो क्या हो? रिएक्ट की एप्लीकेशन या फिर फ्रंट एंड की एक एप्लीकेशन। वो जो शेफ है और वो जो किचन है वो हमारा बैकएंड है, डेटाबेस है, और वो जो वेटर है जो क्या कर रहा है? आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है, रिक्वेस्ट ले जा रहा है, रिस्पॉन्ड लेके आ रहा है। वो जो वेटर है वो है एपीआई। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि एपीआई एक्चुअली है क्या। अब एपीआई दिखने में कैसी होती है? तो एपीआई ही एक यूआरएल ही है, यही समझ लो। https फिर कॉलम स्लैश स्लैश करके एक डोमेन का नाम लिखा है, फिर हाई स्लैश करके कुछ ना कुछ लिखा है। एपीआई ऐसी इसी तरह से दिखता है। आपको क्या करना है? उस एपीआई को कॉल करना है, और वो आपको रिस्पॉन्ड में देगा क्या? डेटा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर एपीआई को कॉल किस तरह से करना है, रिस्पॉन्ड जो आता है उससे कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उस ऑपरेशन और जो डेटा है उसे स्क्रीन के ऊपर शोकेस करना है। दैट्स इट। तो सबसे पहली चीज देखो, रिएक्ट जेएस के अंदर एक होता है फेच और दूसरा होता है एक्सियस। अब देखो, ये जो फेच है और एक्सियस, इन दोनों का यूज करके आप एपीआई को कॉल कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो और रिस्पॉन्ड ले सकते हो, डेटा इजीली डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो फेच है वो एक मेथड है, जो रिएक्ट जेएस की इनबिल्ट मेथड है। इसका यूज करके आप एपीआई को कॉल कर सकते हो। फेच जो है वो इनबिल्ट मेथड है, राइट। और जो फेच से आप एपीआई कॉल करते हो और जो आपको रिस्पॉन्ड मिलता है उसे आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप स्क्रीन के ऊपर शोकेस करते हो। ऐसा कुछ होता है, वो हम देखेंगे आगे। और जो एक्सियस है वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, यानी कि वो रिएक्ट जेएस का कोई पार्ट नहीं है।
React.js का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको आपको अपनी React एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm install axios ऐसा लिख के ये कमांड चला के उस लाइब्रेरी को अपनी React ऐप के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप उसे यूज करते हो। Axios से जब आप डेटा को एपीआई को कॉल करते हो, डेटा जो है वो गेट करते हो, तो उसे आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको डेटा मिल जाता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर डेटा मिल जाता है। ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो मार्केट के अंदर Axios की है, जहां तक मैंने देखा है, और हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन आप खुद से रिसर्च करना। ज्यादातर बार Axios यूज होता है। फैच इनबिल्ट मेथड है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी थर्ड पार्टी। तो जब आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तब फैच यूज कर सकते हो, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जहां पे बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी एपीआई कॉल जा रही है, तो वहां पे आप Axios यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज भी वो बहुत अच्छा होता है। एंड सच कहूं तो अगर कोडिंग की बात करें, लिखने की, आप जब कोड लिखते हो तो अभी तो वैसे एआई ही सब कुछ कर रहा है हमारे लिए, एआई टूल्स का यूज करके ही हम ये सब करते हैं। लेकिन अगर मैनुअल कोडिंग की बात करें तो फैच के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें लिखनी पड़ेगी, बट Axios के अंदर जो एपीआई को कॉल करना है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, जहां तक मैंने देखा है। सो ये दोनों चीजें हैं, फैच और Axios। अब चाहते हैं VS कोड के अंदर, अपनी React एप्लीकेशन के अंदर, और दोनों चीजों को यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले फैच का यूज करके एपीआई कॉल करेंगे, डेटा मिलेगा, उसे डिस्प्ले करेंगे अच्छे से, और उसके बाद Axios लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करेंगे और उससे भी एपीआई को कॉल करके डेटा को डिस्प्ले करना सीखेंगे। सो लेट्स गो टू द VS कोड। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्यारी सी React एप्लीकेशन है जिसको मैंने रीसेट भी कर दिया है, एंड ऑल्सो इसके अंदर Tailwind CSS को भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। सबसे पहले मैं जाके इसे करता हूँ क्लोज, और इसे भी करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे npm run dev करके ये सर्वर चला देता हूँ। यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये हमारा सर्वर है, ये हमारी एप्लीकेशन है। अब सबसे पहले सीखते हैं फैच को। अब देखो, एपीआई को कॉल करने के लिए एपीआई तो होनी चाहिए। तो अभी तो हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं, अभी हम एपीआई नहीं बना सकते, इसलिए एक जेसन प्लेस होल्डर करके ये एक टूल है जो आपको एपीआई दे रहा है। इसके अंदर आपको बहुत सारी एपीआई दिख जाएगी, पोस्ट से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड। अभी के लिए हम एक ये पोस्ट वाली एक एपीआई है, इसको यूज करेंगे अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो बैक एंड डेवलपर आपको एपीआई बना के देगा। ओके, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। सो ये अभी के लिए ध्यान से देखो, https:// जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट कॉम पोस्ट, ये एक एपीआई है। इसको हम जब कॉल करेंगे तो हमें एक प्यारा सा रिस्पॉन्ड मिलेगा, तो वो देखते हैं। ठीक है, फेच से यूज करना सीखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर देता हूं, आप भी इसे कॉपी कर देखो। मैं इसकी लिंक कमेंट के अंदर दे दूंगा, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सबसे पहले एसआरसी के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं फेच के नाम से एक फाइल बनाता हूं, fetch data.jsx RFC करके एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूं, और इसके अंदर हम fetch से उस एपीआई को कॉल करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से काम करते हैं। const get data इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये हमें डेटा लाके देगा डेटाबेस से, यानी कि ये फंक्शन के अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं fetch, यस ये वाला, और पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर हमें अपनी जो एपीआई की है वो सिंगल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देनी है, जो अभी हमने कॉपी की। अब ये एपीआई की को हमने कॉल किया फैच की मदद से। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, बैकएंड के पास। अब जो रिस्पॉन्ड मिल रहा है उसे हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। सो ये इसके आगे सिंपली लगा दो कॉन्स्ट रिस्पॉन्ड, RES, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रिस्पॉन्स का। इसके अंदर हम इसे स्टोर कर रहे हैं, राइट। अभी के लिए मैं इस रिस्पॉन्स को console.log कर रहा हूं, console.log करके RES लिखता हूं, तो देखते हैं क्या होता है, राइट। लेकिन देखो, अभी के लिए ये जो गेट डेटा है वो एक फंक्शन है जिसे हमें कॉल करना पड़ेगा, राइट, तब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बटन बना देता हूं गेट डेटा नाम का, और ऑल्सो मुझे एक सेकेंड दो, और यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया है, और इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगा के
गेट डेटा को कॉल करेंगे जब भी इस बटन को हम क्लिक कर रहे हैं। यानी कि एक बटन बनाया जिसके ऊपर ऑन क्लिक लगाया इवेंट लिसनर, और वो क्या कर रहा है, हमारी उस मतलब वो हमारे जो फंक्शन है उसे कॉल कर रहा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल है रिस्पॉन्ड नाम का, उसके अंदर फेच से हम एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्ड इस रिस्पॉन्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उसे console डॉट लॉग कर रहे हैं। अब देखते हैं आता क्या है, राइट। सो यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और console डॉट लॉग भी ओपन करता हूँ। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी तक मैंने ऐप के अंदर इस कंपोनेंट को माउंट नहीं किया है, तो जाके इसे माउंट करते हैं फेच डेटा। एंड मुझे लगता है मैंने कोई गड़बड़ की है, ये पता नहीं इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। ये जो एफ है इसे कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे भी जो एफ है इसे कैपिटल कर देते हैं, यहाँ पे भी जो एफ है इसे कैपिटल कर देते हैं और ये सब कुछ हटाते हैं। यहाँ पे भी एफ जो है इसे कैपिटल करने की कोशिश करूंगा। हाँ यस, ये हो चुका है, डन। अब जाता हूँ वापस। कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, सबकी सारी एरर हट चुकी है। अब जब मैं इस गेट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो जैसे ही मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो देखो console डॉट लॉग कुछ तो हुआ, लेकिन एक प्रॉमिस हुआ जो पेंडिंग है। तो ये क्या हुआ? सो मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, जब आप एपीआई को कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत रिस्पॉन्ड मिल जाएगा और आप उसे स्टोर करके स्क्रीन के ऊपर शोकेस कर दोगे, देर लगेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूट होकर जब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे console डॉट लॉग कर रहा है तब तक अभी तक डेटा आया ही नहीं है, उसने एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया है। तो हमें इस गेट डेटा वाले फंक्शन को एक एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा और यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। सो ये जो फंक्शन है इसके आगे लगा दो एसिंक, और ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इसके आगे लगा दो अवेट। सो जिन लोगों को ये चीज नहीं पता, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं सीखे, सिंपली मैं बताता हूं, जब भी किसी फंक्शन के आगे आप एसिंक लगाते हो तो उसके अंदर आप अवेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। और अवेट कीवर्ड क्या करता है, जब तक ये जो एपीआई कॉल की है हमने ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता और वो इस रिस्पॉन्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो जाता, तब तक वो वेट करेगा, इस लाइन के आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब डेटा आ जाएगा, रिस्पॉन्ड आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद की लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। सो अब अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, गेट डेटा पे क्लिक करूं, तो अब देखो अब रिस्पॉन्ड मिल रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, इसके अंदर डेटा कहाँ है, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिस्पॉन्ड को आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए एक मेथड है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉट जेसन मेथड। जैसे ही आप ये लगाओगे, वापस से मैं रिफ्रेश करके गेट डेटा क्लिक कर रहा हूं तो वापस से यहाँ पे प्रॉमिस आ रहा है, यानी कि आपको इसके आगे भी अवेट लगाना पड़ेगा, ओके। उस डेटा को जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी। अब रिफ्रेश करके जैसे ही मैं गेट डेटा क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो कितने, एक पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे console डॉट लॉग हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल 100 का डेटा मुझे मिल चुका है। एंड अगर मैं इसे खोलूं, यहाँ से एक्सपेंड करूं, तो यहाँ पे मुझे एक एक डेटा दिख रहा है, यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी, और ये एक्चुअली एक पोस्ट का डेटा है। पोस्ट मतलब जो आप ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हो, उस तरह की पोस्ट का डेटा है, डमी डेटा, जो हमें यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्ड मिला, राइट। ये कहां से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, बैकएंड हमारे पास भेज रहा है। अब बात आती है, इस डेटा को शोकेस कैसे करोगे स्क्रीन के ऊपर, राइट। यूजर ऐसे console डॉट लॉग करके तो देखेगा नहीं। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये console डॉट लॉग वाली लाइन में हटाता हूं और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूं, जिसके अंदर मैं उस सारे डेटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करूंगा, रिस्पॉन्ड डॉट जेसन। और यहाँ पे भी अवेट लगाया ताकि ये वेट करे रिस्पॉन्ड का। सो ये रिजल्ट के अंदर अभी के लिए सारा का सारा डेटा है। एक काम और करते हैं, कॉन्स्ट डेटा करके एक यूज स्टेट हुक बना देते हैं, यूज स्टेट वेरिएबल, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे। अभी के लिए इसे नल रखते हैं और यहाँ पे जैसे ही डेटा मिल जाए तो सेट डेटा करके इस रिजल्ट को डाल देते हैं इसके अंदर, ओके। यानी कि अब हमारा सारा का सारा डेटा इस डेटा के अंदर है। जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा, गेट डेटा के ऊपर बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो ये पूरा फंक्शन चल जाएगा, जो क्या कर रहा है,
एक एपीआई को कॉल कर रहा है फेच की मदद से और रिस्पॉन्ड के अंदर सारा रिस्पॉन्ड स्टोर कर रहा है। उसके बाद हम उस रिस्पॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर और रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद ये जो हमने यूज स्टेट वेरिएबल बनाया डेटा नाम का उसके अंदर हम वो रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास जो डेटा है वो इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर है। सो हम इस डेटा नाम के वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर दिखा के उसके ऊपर मैप मेथड लगा के उसका यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड अगर एक और चीज बताता हूं, अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि यहाँ पे सीधा ऐसा डेटा लिख दोगे तो एरर्स आ जाएंगी बहुत सारी। ये देखो यस, ये देखो सारी स्क्रीन चली गई, एरर्स से भर चुका है पूरा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने की एक लोडिंग नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। लोडिंग एंड सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट वेरिएबल जो कि ट्रू होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, ये हमने क्यों बनाया, हम क्या करेंगे, जब तक ये डेटा को गेट कर रहा है, फेच कर रहा है, रिस्पॉन्स जब तक आ नहीं जाता हमारे पास तब तक ये लोडिंग की वैल्यू ट्रू रहेगी। और जब तक ये लोडिंग की वैल्यू ट्रू रहेगी हम स्क्रीन के ऊपर लोडिंग दिखाएंगे और जैसे ही डेटा मिल जाता है इस लोडिंग की वैल्यू हम फॉल्स कर देंगे और स्क्रीन के ऊपर डेटा शो कर देंगे। दैट्स इट। सो यहां पे मैं जाऊंगा, इसके पहले ये जो एसिंग फंक्शन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोडिंग की वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, लेकिन जैसे ही सेट डेटा के अंदर सारा रिजल्ट स्टोर हो जाए उसके बाद सेट लोडिंग जो है वो हम फॉल्स कर देंगे। ओके, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूं और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या लोडिंग की वैल्यू ट्रू है। यस, अगर ट्रू है तो ये वाला कोड चलाओ, अगर फॉल्स है तो ये वाला कोड चलाओ। ये एक्चुअली कोड का मतलब है, यहाँ पे एक डिव लिख देता हूं मैं और यहाँ पे भी एक डिव लिख देता हूं। ओके, सो अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है यानी कि अभी तक डेटा आया नहीं आ रहा है, तब तक क्या दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, लोडिंग लोडिंग डेटा, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हो गई इसका मतलब ये कि डेटा आ चुका है, तो हम यहाँ पे अपना डेटा शो कर सकते हैं। सिंपली इस डिव के अंदर मैं कॉल करने वाला हूं डेटा डॉट मैप मेथड को और मैप मेथड एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेता है, राइट। सो उसके अंदर हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, इंडेक्स को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हम एक स्पेन टैग के अंदर उस एलिमेंट के आईडी को प्रिंट करवाते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं की भी दे देता हूँ। देखो ये सारी चीजें हमने अच्छे से सीखी हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मैप मेथड अच्छे से आती है। अगर मैप मेथड नहीं आती, हुक्स का समझ में नहीं आ रहे हैं तो जाके मेरे वीडियोस देखो, बहुत मेहनत लगा के मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हुक्स फिर ये मैप मेथड आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और काफी अच्छा रिस्पॉन्ड भी मिला है मुझे यूट्यूब के ऊपर उस वीडियोस के ऊपर। सो प्लीज जाके वो वीडियो एक बार जरूर देखना अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो। अगर मैं वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी के लिए लोडिंग डेटा आ रहा है और जब मैं गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा सो मैंने लिखा सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है। यस, यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट लगाने हैं, मतलब पैरेंथेसिस, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स जब भी आप लगाते हो तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। अगर अब मैं गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखो सारा डेटा आ चुका है। ये सब कुछ क्या है, तो टाइटल है, टाइटल ये देखो, राइट। इसे थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसे इसे यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, एक H1 टैग के अंदर हम टाइटल को दिखाएंगे एंड P टैग के अंदर P टैग के अंदर क्या दिखाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, राइट। सो P टैग के अंदर जो एलिमेंट है उसका कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट का बॉडी। अब ये सब कुछ टाइटल बॉडी में कहां से ला रहा हूं, तो मैंने दिखाया ना आपको, ये देखो ये डेटा है जिसके अंदर एक यूजर आईडी है, टाइटल है, बॉडी भी है। तो ये मैंने यहाँ से देखा, ठीक है, ये मैं बना के नहीं लिख रहा हूँ। सो थोड़ी सी स्टाइलिंग भी देते हैं इससे ताकि पता चले डेटा कौन सा है। सो एक काम करते हैं, मार्जिन दे देते हैं 3 की, बीजी कलर है वो येलो दे देते हैं एंड फ्लेक्स जो है वो कॉलम एंड गैप ऑफ 2। अगर अब मैं वापस जाऊंगा गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये देखो सारा का सारा डेटा, ये टोटल कितना डेटा है, 100 का डेटा है, राइट। एंड बहुत सारी और भी चीजें हैं, देखो जैसे यूजर आईडी, तो आप इन्हें भी प्रिंट करवा सकते हो स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से।
अगर यहाँ पे पैडिंग भी दे दूं मैं, पैडिंग ऑफ 3, तो ये भी अच्छे से दिखेगा। पैडिंग ऑफ 3 के अंदर गेट डेटा के क्लिक करूंगा तो ये। अब आप कहोगे यार यूजर आके ऐसे गेट डेटा पे क्लिक तो नहीं करेगा, राइट? यूजर क्या करेगा, यूजर आके सीधा देखना चाहेगा डेटा को, तो उसके लिए क्या करें? तो सिंपली इस बटन को हटा दो, यूजर को ऐसे बटन की कोई जरूरत नहीं है। यूजर जैसे ही आए, वेबसाइट पहली बार रेंडर हो, तब हमें ये फंक्शन चलाना है। तो हम किसका यूज करेंगे? यूज इफेक्ट हुक का, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं यूज इफेक्ट हुक लगा दूं एंड इसे मैं नीचे ले लेता हूं यहाँ पे, एंड यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक फंक्शन होगा और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो खाली एरे, मतलब नल एरे, एम्प्टी एरे, जिसका मतलब है पहले रेंडर पे ये फंक्शन चलना चाहिए। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, गेट डेटा को कॉल कर दूंगा, दैट्स इट। अब अगर मैं जाऊं रिफ्रेश करूं वेबसाइट को, तो देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, लोडिंग डेटा आ रहा है और डेटा आ जा रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूं, लोडिंग डेटा आ रहा है, डेटा आ जा रहा है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने फेच का यूज करके डेटा को एक्सेस किया और स्क्रीन के ऊपर मैप मेथड का यूज करके दिखा भी दिया। हमने देखा कि मैं फिर से एक बार सारी चीजों को फटाफट रिकॉल कर देता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया, एसिंक फंक्शन, ताकि हम अवेट का यूज कर पाए। फेच की मदद से हमने एपीआई को कॉल किया और जो रिस्पॉन्ड नाम का वेरिएबल है उसके अंदर पूरा रिस्पॉन्ड को स्टोर किया। उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और जो रिस्पॉन्ड था ये वाला, उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करके उस रिजल्ट के अंदर डाला। उसके बाद हमने जो यूज स्टेट वेरिएबल बनाया था उसके अंदर उस रिजल्ट को डाल दिया। मतलब अब हमारे पास डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा डेटा है। लोडिंग, उसके बाद ये console डॉट लॉग हटाता हूं मैं, यहां से कोई जरूरत नहीं है। सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया ताकि अब हमें पता चले भाई डेटा आ चुका है, लोडिंग को मत दिखाओ, डेटा को दिखाओ। और इस पूरे फंक्शन को मैंने यूज इफेक्ट हुक की मदद से पहले रेंडर पे कॉल करवा दिया। और यहाँ की चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी, अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो सेट लोडिंग, मतलब लोडिंग डेटा ऐसा दिखाओ। लेकिन अगर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है, यानी कि डेटा आ चुका है, तो उस पूरे डेटा को दिखाओ अच्छे से मैप मेथड का यूज करके। अब अगर आप एक पोस्ट नाम का कंपोनेंट बना दो और यहाँ पे उस पोस्ट नाम के कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स के थ्रू डेटा शेयर करो और उस कंपोनेंट को दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक बेटर प्रैक्टिस होगी। सो ये तो हो गया फेच मेथड। अब सीखते हैं एक्सीएस मेथड। एक्सीएस मेथड का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक्सीएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको npmi एक्सीएस लिख के उस एक्सीएस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी आप एक्सीएस को यूज कर पाओगे। ओके, तो ये एक्सीएस है, इसका भी मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूं यहाँ पे, एक्सीएस डेटा डॉट जेएसएक्स RFC करके, इसे भी एक कंपोनेंट बना लेता हूं, फंक्शनल कंपोनेंट। अब बारी आती है, इसे यहां से हटा देता हूं और यहां पे अब मैं डालता हूं एक्सीएस डेटा। मतलब इस फाइल के अंदर हम डेटा को एपीआई को कॉल करेंगे बट यूजिंग द एक्सीएस लाइब्रेरी। सो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्स्ट गेट डेटा नाम का फंक्शन बना देता हूं, एक एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम पूरा लॉजिक लिखेंगे एपीआई को कॉल करने का। एक्सीएस का यूज कैसे करोगे, एक्सीएस लिखो, उसके बाद गेट लिखो और पैरेंथेसिस के अंदर आपकी जो एपीआई की है उसे पेस्ट कर दो। मैंने अगर कॉपी की थी अभी अभी, ये वाली, ये रही। ओके, सो इस एपीआई की को यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, आपको एक रिस्पॉन्ड देगा, तो आपको उस रिस्पॉन्ड को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्ड नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर ये स्टोर है। अगेन अगर मैं अभी console डॉट लॉग करके रिस्पॉन्ड को प्रिंट करवाऊं तो क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि एसिंक और अवेट की वजह से। देख भी लेते हैं, एक काम करता हूं, यूज इफेक्ट हुक में एक यूज इफेक्ट हुक में लिखता हूं, यूज इफेक्ट हुक, और ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन चलाएगा पहले रेंडर पे और ये फंक्शन गेट डेटा को क्लिक करेगा। देखो थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं एंड आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ हमने देखा। अब अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, तो देखो प्रॉमिस रिटर्न हुआ console डॉट लॉग के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एसिंग और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अवेट, कि भाई वेट करो जब तक कि डेटा मिल रहा है, रिस्पॉन्ड मिल रहा है, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है तब तक। अब अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, तो देखो ये डेटा मिल चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं जूम कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्ड मिला उसके अंदर डेटा नाम का एक पूरा का पूरा
ऑब्जेक्ट है अलग से, यानी कि आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। सो अगर मैं इस रिस्पॉन्ड को ना लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा लिखूं, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ डेटा देगा मुझे। यहाँ पे रिस्पॉन्ड हटा के यहाँ पे डेटा लिखता हूँ। सो ये क्या करेगा, सिर्फ डेटा देगा मुझे। ये देखो इसने डायरेक्टली डेटा दे दिया। सो कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे हम डेटा ले रहे थे, उसे रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहे थे, जेसन से कन्वर्ट कर रहे थे, फिर रिले उस डेटा को यूज स्टेट हुक के अंदर स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे चीज कितनी सिंपल हो गई, हम डायरेक्टली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे उसके अंदर से जो हमें रिस्पॉन्ड मिला है। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी हम कॉन्स्ट डेटा नाम का एक यूज इफेक्ट, एक्चुअली यूज स्टेट हुक बनाएंगे, यूज स्टेट वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल होगी। लेकिन जैसे ही हमें ये डेटा मिल जाएगा, सेट डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, उस डेटा को डाल देंगे। दैट्स इट। अब देखो ये डेटा डेटा बहुत सारी बार आ गया, कंफ्यूज मत हो। एक काम कर देता हूं, डेटा वेर ऐसा लिख देता हूं मैं, वेर यानी कि डेटा वेरिएबल, और यहाँ पे भी मैं बस ओके यही होगा। मतलब डेटा वेर नाम का वेरिएबल है हमारा, जिसके अंदर हमने ये वाले डेटा को स्टोर कर दिया सेट डेटा से। दैट्स इट। आई होप आप समझ रहे हो। एंड अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक लोडिंग वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट लोडिंग एंड सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट वेरिएबल जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होगी। एंड यहां पे हम चेक करेंगे यहां पे कि भाई क्या लोडिंग की वैल्यू जो है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलाओ, अगर फॉल्स है तो ये वाला। अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, हमें लोडिंग ऐसा लिख देना है, तो लोडिंग डॉट डॉट डॉट। और अगर डेटा आ चुका है तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, तो हमें सीधा डेटा शो करना है स्क्रीन के ऊपर। सो इस डिव के अंदर मैं मैप मेथड का पूरा लॉजिक लिखूंगा जो कि मैंने यहाँ लिखा था। तो मैं अभी के लिए प्लीज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसी को। सिर्फ यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, डेटा वेर आएगा, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम डेटा वेर है। अगर इसे मैं फॉर्मेट कर दूं, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, ये 2 बार कर्ली ब्रैकेट्स आ चुके हैं, इसे हटाते हैं। ओके, सो मैंने कुछ नहीं किया, वो जो डेटा है उसे शो किया। सो अब अगर रिफ्रेश करूं, तो ये लोडिंग दिखा रहा है। कंफ्यूजन पता है क्या है, ये लोडिंग की वैल्यू हमें यहाँ पे फॉल्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे फॉल्स, एक्चुअली सेट डेटा की नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, सेट लोडिंग की वैल्यू फॉल्स करनी पड़ेगी। अब जाओ रिफ्रेश करो वेबसाइट को, लोडिंग, और उसके बाद आपका डेटा आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। सो दैट्स इट। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक गेट डेटा नाम का एसिंक फंक्शन बनाया, उसके अंदर axios.get मेथड का यूज करके एपीआई को कॉल किया, आगे अवेट लगाया ताकि वेट करें हम कि रिस्पॉन्ड आ जाए, उसके बाद आगे बढ़े। और डेटा नाम उस एक्सियस तो क्या करता है, सीधा हमें डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट ही दे देता है, हमें जेसन के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सो हमने क्या किया, उस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द वे। एंड उसके बाद सेट डेटा के अंदर उसे डाल दिया, और सेट डेटा वेर नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर अभी डेटा है, लोडिंग की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे डेटा दिखा दिया, जब तक लोडिंग दिख रहा है तब तक लोडिंग, उसके बाद डेटा दिखा दिया। और यहाँ पे ये चीज क्या हमने की, यूज इफेक्ट से इस फंक्शन को कॉल किया पहले रेंडर के अंदर। दैट्स इट। तो यही है एपीआई का काम। इस तरह से हम एपीआई को कॉल करते हैं, डेटा मिलता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं जैसा कि हमने किया। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर फेच और एक्सियस के बारे में देखा कि दोनों का यूज करके कैसे एपीआई को कॉल करना है और इस तरह से डेटा दिखाना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और प्लीज वीडियो को एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।